नवरात्रि और बहुत सारे और त्यौहार आज हैं। उन सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष भी है, ये नव वर्ष भी सभी के लिए, आप सबके लिए, हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए सुखमय हो। कई दिनों से दामू भाई से बात हो रही थी यहाँ आने की। कुछ मैं बच रहा था, कुछ कोरोना था, और अंततः व्यवहार ये कहता था कि नहीं, ये एक व्यवहार भी है, एक जवाबदेही भी है, एक जिम्मेदारी भी है कि प्रदेश के प्रेस क्लब में उपस्थित होना भी चाहिए और वहाँ कुछ अपनी बातें, कुछ आपके सवाल, उनके जवाब, ये सिलसिला लगातार वैसे चलते रहना चाहिए। दामू जी ने जैसे बताया, शायद चुनाव के पहले, 2018 के चुनाव के पहले और ठीक उसके कुछ बाद, इसके अंतराल में लगभग 3 वर्ष हो गए होंगे मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका। उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आज आया हूँ और खुशी हो रही है कि वैसे अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग परिस्थिति में, कभी मोबाइल पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी रूबरू मुलाकातें तो होती रहीं, लेकिन सामूहिक तौर पे हम साथ नहीं बैठ पाए। तो आज वो अवसर देने के लिए दामू भाई का, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में उपस्थित दामू जी, जावेद जी, भोला जी, राजू जी, अनिल जी, सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी सदस्य, मेरे को भी, जैसा मैंने हमेशा कहा, ना चाहते हुए भी राजनीति में अब 1983 से लगातार सीधी तौर पे राजनीति से जुड़े होने का लगभग 40 वर्ष का समय बीता। इसमें विभिन्न पहलुओं को देखने का, समझने का, जानने का, काम करने का अवसर मिला। नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में 1983 में मिला, और उस समय तो मतदाता नहीं, चुने हुए पार्षदों से भी नहीं, किसी भी नागरिक को अध्यक्ष चुन सकते थे। उन परिस्थिति में पहली बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला। फिर लगभग 15 साल नगरपालिका में अध्यक्ष के रूप में, बीच में 5 साल का गैप था, चुनाव नहीं हुए थे। बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई थी, उस बीच में चुनाव नहीं हो पाए थे, वहाँ जुड़े रहने का मौका मिला। और 2008 के बाद विधायक के रूप में 2013 में पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का अवसर दिया, और 2018 में चुनी हुई सरकार के एक विधायक और बाद में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और जिस व्यक्ति को राजनीति से बेहद परहेज था, अभी भी कभी कभी बहुत परहेज सा लगता है, लेकिन जहाँ है वहाँ मन से काम करने की मेरी मूल भावना, मेरा स्वभाव भी है। काफ़ी संतोष के भी अनुभव ग्रहण करने के अवसर मिले। लोगों के लिए छोटे से छोटे सहयोगी के रूप में घर के झगड़े, भाई के झगड़े, परिवार के झगड़े, और वहाँ से लेकर जिस पार्टी में आदमी रहता है वो पार्टी के अंदर के झगड़े, घर के झगड़े से मिले जुले वो रहते हैं, उनमें भागीदार बनना, उनमें सुलह कराने की कोशिश करना, एक टीम बना के आगे चलने की कोशिश करना। जो विरासत में माता पिता से मुझे व्यवहार
और पब्लिक में काम करने की सीख मिली थी। अपनी सोच उसमें जोड़ के मैंने प्रयास किया कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी निभाऊं और बहुत सुखद पल भी अनुभव करने को मिले। विकास के कार्य भी उसमें जुड़ते हैं, उनमें भी भागीदार बनने का मौका मिला। नगर पालिका के सीमित स्तर से लेके जिले के काम और प्रदेश में जब भागीदार बनने का मौका मिला तो प्रदेश स्तर पे भी काम करने का मौका मिला। सफलताएं भी मिलती हैं, वो कितना भी करिए सीमित रहती हैं। विफलताएं भी होती हैं और ना करने की स्थिति बहुतायत रह जाती है। अधिकांश काम ऐसे रहते हैं जो आदमी करना चाहता है, परिस्थिति के कारण, अन्य सीमाओं के कारण, आर्थिक मुख्य रूप से सीमाओं के कारण वो नहीं हो पाते। वो बातें मन में रहती हैं कि फिर आगे समय रहेगा तो कभी करेंगे, पर कितना भी करिए वो बचे हुए काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसको जानते हुए भी अगर मुझे संतोष महसूस होता है कि इतने सारा काम है जो नहीं हो पाया, इतनी सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई, फिर भी जो कर पाए उसमें अच्छा अनुभव लगा, अच्छा लगा, मन में अच्छा लगा। तो ये राजनीति से, पब्लिक लाइफ से मुझे मिला। जैसा मैंने बताया, सार्वजनिक जीवन से और निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन से दूर रहने की मंशा वाले व्यक्ति को आप सबसे संबंध बनाने का मौका मिला। इससे ज़्यादा क्या रहता है जीवन में, इससे ज़्यादा और क्या है। कुछ चीज़ें बची हैं जिनके लिए संकेत भी किया गया, वो देखें क्या होता है आगे। वो भविष्य के गर्भ में है, लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहा गया है, कही गई बातें होती हैं, नहीं होती हैं, ये सब निकट भविष्य के घर में अब डिलीवरी होने वाली है। जो भी होगा अब पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन अब बातों को अंजाम तक ले जाने का समय आ गया है कि हाँ या ना। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं और इनमें काम कर रहा हूँ। अपने से जीवन जब चालू किया राजनीतिक, तो उसी बात से चालू किया कि डैडी ने बोला कि मत आना राजनीति में। मैं उनकी बात नहीं मान पाया। वहाँ से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई कि जो मेरे एक तरह से आदर्श भी रहे, जिनसे बहुत कुछ सीखा भी, जाना भी, शरीर तो पाया ही, लेकिन उनने कहा कि मत करना, राजनीति में मत घुसना तुम्हारे लिए। उनने शायद इसलिए नहीं कहा होगा, दूसरे कारण से उनको लगा होगा कि आदमी फिट नहीं है राजनीति के लिए, सोचता कुछ और है, शायद ज़्यादा आदर्शवादी है, ये पिटाएगा राजनीति में, पूरी तरह से अनफिट होगा। तो मेरे को बचाने के लिए शायद उनने मुझको लिखित में पत्र भेज के, बहुत कम चिट्ठी लिखते थे, लेकिन उस समय चिट्ठी लिख के भेजी। मैं इस भंवर में आ गया, फंस गया, निकल नहीं पाया। और आज वहाँ शासन के रूप में काम किया, क्योंकि अध्यक्ष थे तो नगर पालिका के क्षेत्र में काम किया। अगर लोग कहते हैं कि उस समय की बनाई हुई सीसी की सड़कों को आज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ना पड़ता है तो नहीं टूटती हैं, बड़ा कठिनाई जाता है, तो एक संतोष लगता है कि हाँ काम ठीक हुआ था, मिक्सचर ठीक था, तराई वराई अच्छे से की गई, और जो भी दुनिया का व्यवहार है वो सीमित तौर पे रहते हुए भी काम अच्छे से अगर हुआ तो हो गया। उससे ज़्यादा आदमी शायद बहुत कुछ नहीं कर सकता। वही प्रयास वर्तमान में एक मंत्री के रूप में मैंने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से विभाग मांगे, उन्होंने खुले तौर पे शायद जिनको वो मंत्री बनाना चाहते थे उनमें पहले, सबसे पहले मुझे ही बुलाया, मुझे लगता है, और कहा कि महाराज क्या आप कौन से विभाग लेना चाहते हैं। और उस बात से ये जिम्मेदारी का सिलसिला सरकार का शुरू हुआ और ये सारे विभाग उनने मुझे चुनने दिए, और चुन के जो विभाग आज हैं उनमें काम करने की
मैंने कोशिश की, कुछ संतोष भी मिले। जीएसटी पहले 20 सूत्री, वो एक ऐसा विभाग है जिसमें बहुत कुछ है नहीं, ऐसे है पुराना 20 सूत्री कार्यक्रम। जब भी हम 20 सूत्री की बात करते हैं, वो इंदिरा जी के समय के 20 सूत्री कार्यक्रम की सोच हमारे मन में आती है, और भी सीनियर्स हैं उनके मन में भी वही बात आती होगी। अभी वो 20 सूत्री बदल गया है। केंद्र सरकार की ओर से अनेकों विभाग में समीक्षा बस बिंदु चिन्हांकित हैं, और उन बिंदुओं में ध्यान देकर कैसे विभागों के उन कार्यों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ये 20 सूत्रीय वर्तमान 20 सूत्रीय समिति की परिकल्पना है। इसमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी आते हैं, विद्युत विभाग भी आता है, पंचायत विभाग भी आता है, स्वास्थ्य विभाग भी आता है। 20 बिंदु हैं अलग अलग विभाग के, कम ज़्यादा उन पे काम होता है। तो ये एक ऐसे एक औपचारिक सा विभाग है जिसमें जितनी योजनावत काम हो सकता है, मुझे लगता है कि उतना इसमें नहीं होता है, और मैं भी उतना योगदान इसमें नहीं कर पाया कई कारणों से, क्योंकि अंतर विभागीय मामले हैं। अब विद्युत विभाग के बारे में कुछ करना हो तो 20 बार सोचना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि ये विभाग के 4-5 बिंदु हैं, इनको किनारे करिए, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, इनडायरेक्टली काम करिए, जो भी बात आता है करिए। तो ऐसी सीमाएं हो जाती हैं, पर मुझे इस विभाग में काम करने का विशेष संतोष नहीं मिल पाया कि बहुत कुछ जो कर सकते थे वो नहीं हुआ। अभी जिला स्तर पे इसका विकेंद्रीकरण चल रहा है, वहाँ भी 20 सूत्रीय समितियों का गठन करके इन 20 बिंदुओं पे जिलों में कैसे काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए काम चालू है। जीएसटी विभाग है, ये राज्य के अपने स्रोतों की आमदनी का सबसे बड़ा विभाग है। इसमें जो राज्य के बजट में राज्य की अपनी आमदनी होती है, जीएसटी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। 2016-17 से प्रारंभ हुई नई व्यवस्था जीएसटी की, अब जून 2022 में स्वरूप में बदलाव आएगा। राज्यों को अपने कर लगाने के अधिकार को समर्पित करने के बाद, मैं जिसका बहुत पक्षधर कभी नहीं रहा, राज्यों को अपनी व्यवस्थाओं को अपने प्रबंधन के तहत करने के टैक्सेशन के अधिकार को ही अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फेडरल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बना रह सकता है। लेकिन ये देश के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विवेक से एक निर्णय लिया, और सभी दल, कांग्रेस के समय में भी जीएसटी के लिए चर्चाएं हुई, यूपीए थी, एनडीआई, उसमें भी चर्चा हुई। लेकिन मेरी विचारधारा, मेरा विचार यही रहा हमेशा कि ये जिसको हम वैट या सेल्स टैक्स कहते थे, राज्य के माध्यम से टैक्स लगा के और प्रबंधन का जो अधिकार था, ये नहीं समर्पित होना चाहिए था। एक देश में एक टैक्स प्रणाली हो, इसमें कहीं आपत्ति नहीं थी कि आपको रेट ऑफ टैक्सेशन, कहीं गाड़ी खरीदने जाइए तो गोवा में 2% में मिलती थी, चंडीगढ़ में 2% में मिलती थी, तो छत्तीसगढ़ में हम क्यों खरीदेंगे? तो सब गोवा और पंजाब, चंडीगढ़ जाके गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कई लोग कराते थे, क्योंकि वहाँ टैक्स कम था। मैंने भी कराया, एक गाड़ी मैंने खरीदी थी गोवा से, तो मुझे अनुभव हुआ कि 2% टैक्स लगता है। तो उस हद तक एक टैक्स स्ट्रक्चर पूरे देश में रहे, वो समझ में आता है। लेकिन टैक्स का अधिकार राज्यों से हटके और केंद्रीयकृत किसी संस्था के दायरे में चला जाए, इस विचार से मैं न पहले सहमत था, न आज सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, टैक्स जब लगाते हैं, जो राज्य की पहले आमदनी हुआ करती थी, उदाहरण के लिए आप कोयले में ही देख लीजिए, वो आसान है समझना कि 5% वैट लगता था। आज भी 5% जीएसटी लगती है, जिसमें 2.5% केंद्र सरकार को चली जाती है, 2.5% राज्य सरकार को चली जाती है। 2.5% जो केंद्र सरकार को जाती है, उसका भी हमको 41% मिलता है, यानी कुल टैक्स का अब छत्तीसगढ़ को 71% मिलेगा, और 29% जो पहले वैट के रूप में या सेल्स टैक्स के रूप में राज्य को मिलता, वो केंद्र ले रही है।
हमको 42% अपनी आमदनी का जो वो देते हैं। फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन हुआ, पहले 32% राज्यों को मिलता था, बड़े पैमाने पे उसकी घोषणा की गई कि हम 42% कर रहे हैं। वो भी सही स्थिति नहीं दर्शाता है, लेकिन वो 42% क्या है कि जो जीएसटी का आधा पैसा केंद्र सरकार को जाता है उसका 42%, अर्थात सेल्स टैक्स का राज्य को अब केवल 71% मिलता है और शेष 29% केंद्र सरकार को चला गया। तो ये मेरा निजी विचार है, क्योंकि सामूहिक तो हम लोग सब हाँ ही करते हैं। जीएसटी काउंसिल में होता है तो वहाँ जरूर मैं अपने विचार को, अल्पमत के विचार को रखता हूँ, किंतु इस व्यवस्था में राज्य को हानियाँ होती है, सभी राज्यों को मुझे लगता है, और छत्तीसगढ़ को ज़्यादा हानि। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर अग्रवाल जी जब विधानसभा में इसको डिस्कस कर रहे थे, अगर आप लोग को याद होगा, मैंने उस समय भी कहा था कि इसमें देखिएगा छत्तीसगढ़ को नुकसान होगा, और वो तो जो होना था वो होना था, लेकिन अपने तरफ से उस बात को रिकॉर्ड में ला के कि आप देखें कि नुकसान होगा, छत्तीसगढ़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए। हम कंज्यूमिंग पॉइंट पे टैक्स लगाने की व्यवस्था में जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहां उपयोग होगा, उपभोग होगा, वहां टैक्स लगेगा। तो छत्तीसगढ़ जिस आधार पे राज्य बना, अमीर धरती के गरीब लोगों की हालत हमको सुधारना था, एक उस समय चर्चा हुई थी, तो हमारे संसाधन वाला राज्य इन संसाधनों को हम कहते हैं कि देश की तरक्की के लिए उपयोग करने के लिए सहमतियां देता है। वो हमारे संसाधनों का उपयोग होता है, पर उसका न्यायोचित लाभ अगर हमारे राज्य को ना मिले तो वो अन्याय की श्रेणी में चला जाता है। ये बात मेरे मन में रही है, आज आप लोगों के सामने भी बांट ले रहा हूँ। ये कंट्रोवर्शियल बात है, बहुत लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे हम कहते थे कि अंग्रेजों के समय में क्या होता था, देश का संसाधन तो तुलना नहीं की जा सकती, अंग्रेज तो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम एक फेडरल गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के तहत, संविधान के तहत हम काम करते हैं, लेकिन जब राज्यों की इस प्रकार के संसाधनों के माध्यम से आमदनी का जरिया प्रभावित होता है तो वो राज्य के प्रगति पे निश्चित रूप से नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा ही। बिना आमदनी के आप नहीं कुछ कर सकते, आपको अर्थ चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए, आपको फंड्स चाहिए। तो ये व्यवस्था उस हद तक, और ये साफ दिख रहा था पहले दिन से कि मैं हिमायती था पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर पे जीएसटी लगाने का, ना कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे, पर अंततः पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे जीएसटी लगा और छत्तीसगढ़ को सहारा मिला 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू का, कि हर साल, पहले साल जो जीएसटी लागू हुआ उसके पहले साल जो आपकी आमदनी थी, अगर 100 रुपये थी तो आपको 14 रुपये और रेवेन्यू मिलेगा ही। जो आप टैक्स से मिलेगा, आपको जीएसटी से मिलेगा, आप अपनी आमदनी से मिलेगा, वो मिलेगा। और 14% बढ़ोतरी में अगर गैप बच गया तो वो सेस जो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से लगता है उससे छत्तीसगढ़ की पूर्ति होगी। ये मानते हुए कि 5 साल के बाद सभी राज्यों की स्थिति आर्थिक व्यवस्था में ऐसी हो जाएगी कि 14% से ज़्यादा आमदनियों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो पूरे देश में जीएसटी रेजीम लाने के पीछे आपत्तियां और तर्क यही था कि अगर इस व्यवस्था को ले आया जाता है तो 14% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में इतना सुधार हो जाएगा कि हर राज्य को आमदनी मिलने लगेगी। आज हमको नुकसान है, छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा जून 2022 के बाद, और खुशहाल हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जहां बड़ी आबादी है और उपभोग वो जिन वस्तुओं का जिस पैमाने पे करते हैं उनको अपनी आमदनी से ज़्यादा आमदनी आज जीएसटी रेजीम के माध्यम से मिल रही है। तो ये कारण मैंने थोड़ा विस्तार से बताया कि मैं अपनी ओर से पहल अभी भी करता हूं जब भी जीएसटी काउंसिल में जाने का मौका लगता है।
लेकिन ये मत अल्प मत है, बहुत जो हो चुका, कानून बन चुका, अब इसमें क्या होगा। लेकिन जब भी बात होती है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए तो मैं अवश्य अपनी ओर से, छत्तीसगढ़ के हित की ओर से मैं इन बातों को रखता हूँ। जीएसटी की आमदनी कलेक्शन भी बढ़ते चला जा रहा है। इस वर्ष करीब 16,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से राज्य को होगा। ये थोड़ा हायर साइड में आकलन रखा गया है। मार्च का हमने आज ही देखा कि जीएसटी का जो देश में कलेक्शन आया वो आज तक का सर्वाधिक आया, 1,43,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया। अर्थव्यवस्था सुधरती जाए तो शायद हम उस टारगेट को पकड़ लेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़राब स्थिति नहीं होगी। जीएसटी में लूप होल्स हैं, टैक्स की जो चोरी होती है, कर की जो चोरी होती है, इसको कैसे रोका जा सके, रेटों को सरलीकरण कैसे किया जा सके। 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किए गए हैं, एक आईटी के लिए कि आईटी सॉल्यूशंस क्या लागू किए जा सकते हैं, और दूसरा रेट रैशनलाइजेशन कि अभी दुनिया में शायद ही किसी देश में जहां जीएसटी जैसी व्यवस्था है 8 दर टैक्स के हैं। 0 है, शायद आधा % है, 1% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है और 28% पे सेस है। तो आज 8 दर जीएसटी के हैं। तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित हुआ है इसके ऊपर चर्चा करके जीएसटी काउंसिल में लाने के लिए, और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ को भी सम्मिलित किया गया है, जो आईटी सॉल्यूशंस लाके करों के और कर अदायगी के और रिटर्न्स इत्यादि की व्यवस्थाओं को और सरल बना सके और दिक्कत उनमें ना हो। आज ई-वे बिल है, ई-वे बिल ट्रेस नहीं होता, सामान आप कितना ला रहे हो, कितना दिखा रहे हो, कितने पे टैक्स दे रहे हो, वही 1 नंबर 2 नंबर हो जाता है। जो आपने नहीं दिखाया वो 2 नंबर हो गया, जो आपने दिखाया 1 नंबर में जाता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? अपनी तरफ से हमने सुझाव दिया है कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर को टाइट करिए, जो उत्पादन की इकाइयां हैं, कितने बिजली का खपत हो रहा है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, जितने ट्रक जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखिए, उसमें सामान कितना है वहाँ रखिए। एक फैक्ट्री जो सामान बनाती होगी, 1000 लोग वो सामान या उससे ज़्यादा लोग खरीदते होंगे, तो एक जगह चेक करना आसान है, बनस्पत 1000 जगह। मैं दुकान में बैठ के 20 कुर्ते बेचूंगा, 20 के ऊपर टैक्स लूँगा, कितने रिटर्न में जाएंगे, कितने नहीं दिखाऊंगा। तो वहाँ चेक करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ ये जीएसटी की शॉर्ट पे व्यवस्था है। फिगर का महत्व रहता भी है, नहीं भी रहता है। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कितने लोग साथ में थे? कोई नहीं था। और भी मुख्यमंत्रियों को हम लोगों ने देखा है, अलग पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को देखा है, किनके साथ कितने लोग रहते हैं। तो एक रहता भी है, नहीं भी रहता है, महत्व उसका। आप लोग जानकार हैं, किसी भी राज्य की राजनीति की स्थिति को आप देख के और राजनीतिक दलों की स्थिति को देख के देख लीजिए, उसमें 1 and 1 is 2 नहीं होता। हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री के लिए पहल हो रही थी छत्तीसगढ़ में तो किसी और के साथ ज़्यादा संख्या दिख रही हो, तो वो मुख्यमंत्री उसके बनने में तब्दील कहाँ हुई? जैसे संख्या की बात है तो कहीं कहीं चर्चा होती है कि उस समय फलाने के साथ इतने विधायक सहमत थे, तो नहीं हुआ। तो जो निर्णय हुआ उस पार्टी के अनुशासित सदस्य के नाते हम उसको मान के चलते हैं। ये नहीं कि हमारे लिए 43 लोगों ने बोला था, हमारा नहीं हुआ, बगावत का झंडा लेके हम बगल में खड़े हो गए। ये अनुशासनहीनता है। अगर परिवार में रहना है और परिवार को उसके एक भागीदार जिम्मेदार सदस्य के रूप में चलाना है, तो जब तक परिवार में रहना है उसको मानना है। देखिए, ये निर्णय आसान नहीं होते। हम लोग भी अपने लेवल पे जब भी लेते हैं आसान नहीं होते, और इतने फीडबैक के चैनल हो जाते हैं कि दिन को भी रात कहने वाले लोग होते हैं, और सोचना पड़ता है कि कहीं अभी रात तो नहीं हो गई। बहुत कठिन होता है।
कठिन होगा। भ्रमित है हाईकमान, इसलिए जी, भ्रमित नहीं, उनके पास इनपुट्स रहते हैं और इनपुट्स का विश्लेषण करके फिर उनको निर्णय लेना, किनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना, कर्नाटक में कौन रहेंगे, तमिलनाडु में कौन रहेंगे, केरल में कौन रहेंगे, हिमाचल में कौन रहेंगे, अरुणाचल में कौन रहेंगे, त्रिपुरा में कौन रहेंगे। आसान नहीं होता। मैं खुद ही अभी त्रिपुरा गया था और उस समय अन्य बातों में एक बात ये भी थी, हम लोगों ने अपना फीडबैक भी दिया था कि पीसीसी प्रेसिडेंट त्रिपुरा में किनको बनाना। कई परिस्थितियां थी, तो हम लोग फीडबैक देते हैं, फिर हाईकमांड के पास और इनपुट रहता है, उस पर फिर निर्णय लेते हैं और वहाँ पर पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज हुए। परिस्थिति एक जैसी नहीं रह सकती। कितने साम्राज्यों को हमने देखा और आज नेस्तनाबूत हो गए। दुनिया में, देश में कितने कितने आए, चक्रवर्ती आए, महारथी आए, बादशाह आए, कितने लोगों को हमने देखा और वो आए और गए। व्यवस्था है, चलती है। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखिएगा, कांग्रेस बहुत आगे रही, आज़ादी की लड़ाई में आगे रही और उसके बाद कांग्रेस के नाम से लोग जीतते थे, फिर उसमें धीरे धीरे अंतर आने लगा, दूसरी पार्टियां आने लगी, संयुक्त दल बनने लग गए। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि किसी एक दल की सरकार नहीं आती। आज कांग्रेस के पास 51 सांसद हैं, एक समय था बीजेपी के पास 2 सांसद थे। ये गतिशीलता, ये परिवर्तन की स्थिति बनी रहेगी। कोई एक जगह पे बना रहे हर हमेशा के लिए नहीं हो सकता, वो अंतर आएगा। आज अगर कांग्रेस इस स्थिति में है तो सुधार ही होगा, सुधार ही होगा। मेरे लिए वैसा निर्णय बहुत कठिन है। मैं कांग्रेस के बाहर सोच ही नहीं सक रहा हूँ। बीजेपी में नहीं जा रहे हैं आपने कहा कि मैं या कोई भी है, बीजेपी में जाऊंगा तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता। नहीं, वहाँ संवाद देखिए, नहीं चले गए, बन गए। ना, देखिए बीजेपी तो वैचारिक तौर पे मैं जा ही नहीं सकता और वहाँ ऐसे भी स्कोप नहीं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए बन सकता हो कि, तो वहाँ तो कोई गुंजाइश वैसी भी नहीं है और वैचारिक भी। मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए केवल मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं है। कुछ कर सकें, सुधार सकें, छत्तीसगढ़ में कुछ अंतर ला सकें, ऐसी स्थिति में रहें तो ठीक है। कि बीजेपी को हराना मेरा लक्ष्य नहीं है, बेहतर विकल्प देना लक्ष्य है। घोषणा पत्र बीजेपी को हराने के लिए नहीं बना था। घोषणा पत्र के पीछे सोच थी एक बेहतर व्यवस्था, एक विकल्प उपलब्ध कराना, उपस्थित करना, लिखित तौर पे लोगों के सामने लाना। आम आदमी पार्टी पंजाब में एकदम से नहीं उभरी। आम आदमी पार्टी के 4 सांसद वहां से जीते, 4 सांसद। दिल्ली में एक भी नहीं है, दिल्ली में 0 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। 67 विधायक जहां जीते, आज भी वो गवर्नमेंट में है। लगता है कि कल भी चुनाव होगा तो वो जीत सकते हैं, पर पंजाब की स्थिति 4 सांसद, यानी बहुत बड़ी बात होती है। 4 सांसद कोई दल जिता ले, तो पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की उपस्थिति थी, वो एक विकल्प के रूप में थे। पंजाब में भाजपा की उपस्थिति विकल्प के रूप में नहीं है वर्तमान में। वहाँ अकाली दल विकल्प के रूप में थे। अमरिंदर सिंह जी ने अपने आप को चीफ मिनिस्टर रहते हुए वहाँ के पुराने रियासत के, बड़ी रियासत के अगुवा रहते हुए, और उनके पास सिख समाज की एक बड़ी धरोहर रहती है, जो व्यक्तिगत उसके वो धारक हैं और व्यवस्थापक हैं, तलवार उनके साथ रहती है। तो उनकी स्थिति एक थी कि उन्होंने अपने आप को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी थी। लोगों ने एक तरफा विकल्प आम आदमी पार्टी का अपनाया, और वो आम आदमी पार्टी 4 सांसद देने के बाद वाली आम पार्टी। छत्तीसगढ़ में अभी उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं। मुझे तो ध्यान नहीं है आज के दिन में, मैं उनके लिए कुछ कम ऐसा नहीं बोलना चाह रहा, सबकी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन नगर पंचायत में कहीं वो हैं, नगर पालिका में कहीं वो हैं, नगर निगम में कहीं वो हैं, ग्राम पंचायतों में कितना है मेरे को आइडिया नहीं है, जनपद पंचायतों में कितना है मुझे नहीं लगता, जिला पंचायत में कहीं उनकी उपस्थिति हो मुझे नहीं लगता। तो वहाँ से उनको एकदम से सरकार में आना
तो आम लोगों के बीच में बड़े स्वीकार्य विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तब वो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी, ये भी सही है कि राजनीति में बहुत सारे लोग संपर्क के होते हैं और वो संपर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझसे लोगों ने संपर्क नहीं किया होगा। और जो मैं आपको कह रहा हूँ वही मैंने उनको भी कहा होगा कि मैं 5 पीढ़ी वाला कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस के बाहर सोच नहीं सकता। और मैं सोनिया जी को बहुत सम्मान करता हूँ, राहुल जी को बड़े स्नेहिल सम्मान से मैं देखता हूँ। मैं कांग्रेस के बाहर, मैं जीएसटी काउंसिल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मुख्यमंत्री जी की ओर से करता हूँ। हर मीटिंग के पहले या तो मुझे संदेश आता है कि आप ही चले जाना, या मैं पूछ लेता हूँ कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, फिर वो कहते हैं आप चले जाइए। तो मैं मुख्यमंत्री जी का ही प्रतिनिधित्व एक तरह से, जीएसटी मंत्री जरूर हूँ लेकिन प्रतिनिधित्व उनका करता हूँ। और जीएसटी काउंसिल में हम लोग इसको उठा के, और 2 दौरों में इस पर चर्चा हो चुकी है, इसमें 2 दौरों पे चर्चा हो चुकी है, कई राज्यों के मंत्रियों से भी बात करके, और मैंने सीएम साहब को भी इस बात में अवगत कराया कि ये ऐसा है, ऐसा नुकसान होगा। अधिकारी हैं, अधिकारी लेवल पे भी बात होती है, तो ये उनकी जानकारी में है। मंत्रियों के रिप्लाई आए क्या? जैसे वो मेरे पास तो नहीं आए, पर जीएसटी काउंसिल में कई लोगों ने बोला इसमें जीएसटी काउंसिल का वोट शेयर 60% केंद्र सरकार का बहुमत से पास होना है। तो जब तक 60% किसी मुद्दे पे हाँ नहीं कहता, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो स्वायत्ता की बात है राज्यों की, वही मैं कह रहा था कि ये जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को अगर आर्थिक रूप से पंगु बनाया तो वास्तविक रूप से भी आप पंगु हो जाते हैं। सर कितना नुकसान होगा यदि क्षतिपूर्ति नहीं मिली? 2.5 से 3 हज़ार करोड़ कम से कम प्रतिवर्ष। तो अंतिम ड्राफ्ट बना के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मैंने उनके पास भी एक कॉपी भेज दी है कि कैबिनेट में लाने के पहले वो भी देख लें। और फ़ोन से मेरी कुछ उनसे चर्चा भी हुई थी, कुछ एक आध बिंदु जो मुझे लगा वैसे हैं, लोग चाह रहे हैं और अपन कर पाएंगे कि नहीं, तो मैंने फ़ोन से उनसे चर्चा भी की, उन्होंने भी अपना मत उसमें व्यक्त किया। मैंने उनके पास प्रारूप भेज दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भेज दिया है। विभागों से जितनी राय आनी थी वो आ गई है, कई संस्थाओं से राय आनी थी वो आ गई है, प्लानिंग कमीशन से राय आनी थी वो आ गई है। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट को ड्राफ्ट के रूप में अभी है, ये मुख्यमंत्री जी के पास भी मैंने एक कॉपी उपलब्ध कराई है, वो उनकी भी सलाह आ जाए। फिर कैबिनेट में एचआर चाहिए, एचआर मतलब तनख्वाह देना है, फिर आपको पैसा चाहिए। मुझे बताया गया और मेरा अनुभव भी ये रहा कि दवाइयों के लिए पैसे की कमी नहीं है। जो भी दवाई जिसको मुफ्त में देनी है उनको देने के लिए राज्य सरकार के बजट की कमी की बात कभी नहीं आई। ये 3 साल में मेरे को लगता था कि कमी होगी, लेकिन कभी कमी की बात नहीं आई। तो दवाई की दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना है, आपको क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, इत्यादि चाहिए, आपको बिस्तर इत्यादि चाहिए। बिस्तरों की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको मैन पावर चाहिए। और आज की व्यवस्था में कई लोग जो निजी क्षेत्र में जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनको क्रॉस सब्सिडी आप देते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना, स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है कि आपके जेब से खर्चा नहीं होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख तक का खर्चा और उसमें और इलाज अब जोड़ दिए गए हैं, ये सरकार देगी। किनके लिए? समस्त राशन कार्ड धारियों के लिए। तो 56 लाख 58 लाख परिवार जो 1 रुपया किलो राशन पा रहे हैं, उनके लिए तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर 20 लाख रुपए तक लागू हो गया। छत्तीसगढ़ ने 20 लाख तक का लागू कर दिया, ये लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। 56-58 लाख परिवार जिनके पास 1 रुपए का राशन कार्ड है, असीमित घोषणा भर सरकार ने नहीं की है कि कोई लिमिट नहीं है, पर बहुत कम बीमारियां हैं जिनके इलाज में 20 लाख से ज़्यादा खर्चा होता होगा। तो इतने लोगों के लिए तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू हो गया, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे पब्लिक सेक्टर में। शेष जो हमारी आबादी है, जो APL जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए अभी 50,000 डॉक्टर खूबचंद बघेल आयुष्मान कार्ड के माध्यम से
और 20 लाख तक का उन बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री जी की सहमति से। तो उस हद तक यूनिवर्सल केयर लागू है। ये शेष आबादी को जो APL के हैं, इनके लिए भी अगर लिमिट, जैसे 5 लाख का सबके लिए, 1 रुपये राशन कार्ड वालों के लिए, आप 5 लाख का सबके लिए कर दो। पहले 50,000 से चालू हुआ था ये स्वास्थ्य सहायता योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जब लागू हुई थी तो 50,000 था। तो रमन सिंह जी ने 50,000 कहा कि बाकियों के लिए भी 50,000, तो सब 50,000 में आ गए। फिर ये 5 लाख का आ गया। 5 लाख का केंद्र सरकार देती है 38 लाख 37 लाख परिवारों के लिए, शेष राज्य सरकार दे रही है 58 लाख परिवारों को। तो 5 लाख उनको मिल रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर 5 लाख तक का मिल रहा है। ऊपर का यूनिवर्सल हेल्थ केयर 20 लाख तक का 1 रुपये वालों को मिल रहा है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग भी अभी उस नाते बोल नहीं रहे हैं। शासन को चाहिए कि घोषणा कर देना चाहिए।